हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। नागरिक शास्त्र का एक और मॉडल पेपर आप सभी के सामने लेकर हाजिर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के जरिए आसान शब्दों में आपको कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हूबहू ऐसे ही पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो भी निर्देश वगैरह दिए गए हैं आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पे और सीधे आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पे। शुरुआत करते हैं यहाँ पे। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिखिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो उसमें सही है आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर दीजिए। जैसे पहला यहाँ प्रश्न है कि दूसरी दुनिया के देश के रूप में जाने जाते हैं समाजवादी देश, पूंजीवादी देश, विकासशील देश या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसमें जो आपके दूसरी दुनिया है ये समाजवादी देश के रूप में जाने जाते हैं और जो पहली दुनिया है ये पूंजीवाद के रूप में जाने जाते हैं। जिसमें दूसरा पूछा है तो उसमें पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसमें आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे जो आयोग बनाया गया था ये 1953 में, 1954 में, 1962 में या फिर 1956 में। तो जो आयोग का गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था। गठन पहले हुआ था 1953 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? ईरान की, इंग्लैंड की, पाकिस्तान की या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा चौथे का वो पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है मजिस्ट्रेट संधि का संबंध किससे है? यूरोपियन यूनियन से, यूएनओ से, भारत या फिर सार्क से? तो इसमें जवाब हो जाएगा मजिस्ट्रेट संधि का संबंध यूरोपीय यूनियन से है, पहला वाला राइट होगा। नेक्स्ट है संविधान की मूल ढांचे की धारणा का उदय किस मुकदमे में हुआ था? गोकुलनाथ मुकदमा, केशव नंद भारती मुकदमा, मिनरवा मिल्स मुकदमा, इंदिरा साहनी मुकदमा? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मुकदमा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम किस प्रकरण में बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया? केशवानंद भारती, गोकुलनाथ वाद या फिर नीचे है मेनका गांधी वाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें भी आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? इसमें भी आपका जवाब हो जाएगा केशवानंद भारती वाद हो जाएगा। इसमें भी आपका वही राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर क्वेश्चन पर। आप देखिए यहाँ पे है कि 1956 में राज्य का पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या था? भाषा, जाति, धर्म। देखिए आपको बता दें कि जो आयोग बनाया गया था उसकी आयोग का जो गठन है भारत राज्य पुनर्गठन का, ये आयोग 1953 में गठित किया गया था। लेकिन ये जो है इसमें काम करना जो शुरू हुआ था, यानी इसमें जो भी प्रक्रिया शुरू हुई थी 1956 में शुरू हुई थी। ठीक है, राज्य को अलग करने की प्रक्रिया 1956 से मानी जाती है। तो इसमें जो मुख्य आधार माना जाता है वो भाषा माना जाता है। जैसे पंजाबी अलग है, मराठी अलग है, उड़िया है, गुजराती है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु, इस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्य बटे हुए हैं। तो ये जो है 1956 के पुनर्गठन का मुख्य आधार जो है ये आपका भाषा हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर चंद्रशेखर आजाद? तो आजाद यहाँ पे बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन ने या फिर जो है नीचे ऑप्शन दिखाई देगा जापान, अमेरिका या फिर भारत ने? इसमें सही जवाब का हो जाएगा कौन सा? इसमें सही जवाब का हो जाएगा चीन हो जाएगा। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न की।
आइए दोस्तों, सिंपल सरल शब्दों में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किन्हीं दो देशी रियासतों का नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया था। तो आप इस प्रकार से हेडिंग भी डाल सकते हैं अगर आपको उचित लगे, नहीं तो सीधा सीधा आप उत्तर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले हैदराबाद, फिर बाद में इसके बाद जूनागढ़ जो है वो विरोध किया था। तो यहाँ पे हैदराबाद और जूनागढ़ लिख देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। अधिनियम के आधार पर कितने राज्यों का गठन किया गया था। तो यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। एक चीज आपको और बता दें यहाँ पे कि अभी आपने देखा कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो था ये 1953 में आया था। ठीक है, आयोग 1953 में आया था। तो आपको बता दें कि पहले आयोग बनाया गया था, ना कि जो है कानून बनाया गया था। पहले एक आयोग कमीशन बनाया गया जिसके आधार पे आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे कि जो आपने बहुविकल्पी में क्वेश्चन पढ़ा है उसमें पूछा है राज्य पुनर्गठन आयोग। अगर आपसे पेपर में पूछता आयोग के बारे में तो 1953 राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपके पेपर में पूछता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था तो इसका जवाब 1956 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना के 2 कारण बताइए। तो 2 कारण आप इस प्रकार से हेडिंग लिख सकते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। यूरोपीय देशों में आपसी संबंध बनाने के लिए, मैंने इसके बार कई बार चर्चा किया, यहाँ पे संघ लिखा गया है तो संघ का मतलब होता है गुट या समूह। आपके दोस्तों का जो गुट बना है वो इसलिए बना होगा कि भाई आपस में कोई कभी मतभेद ना हो, यानी आपसी संबंध बनाए रखने के लिए। तो आप इसको अपने दोस्तों के ग्रुप से रिलेट करके आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपसी संबंध बनाने के लिए। दूसरा, 2 राष्ट्रों के बीच एकता और उन्नति का विकास करने के लिए, यानी अपने दोस्त का जो है अब विकास करने के लिए, अपने दोस्त का हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आपने जो संघ बनाया, जो गुट बनाया है, तो उसी को रिलेट करके आप 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने कह रहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें लिखेंगे भारतीय जनसंघ की स्थापना 1991 में हुई थी। इसको याद करना आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे डबल लाइन लिखा गया है, इसके आगे एक, इसके पीछे एक, इसके आगे एक, इसके पीछे लगा देंगे, बस काम हो जाएगा। या तो आगे एक पीछे एक, बीच में डबल लाइन कर देंगे, तब भी आपका हो जाएगा काम। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय जनसंघ पार्टी के किन्हीं 2 प्रमुख नेताओं का नाम लिखिए। तो भारतीय जनसंघ पार्टी के 2 नेताओं का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा, प्रोफेसर बलराज मधोक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुखर्जी यहाँ पे है तो माँ से मुखर्जी और माँ से मधोक लास्ट में है, तो इस प्रकार से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि मिखाइल गोब्राचोय के किन्हीं 2 राजनीतिक सुधारों का लिखिए। तो राजनीतिक सुधारों के बारे में आपको लिखना है, आप यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए, फिर इसके बारे में पहला पॉइंट लिखिए। 2 पूछा गया है, 2 लिखिए। बहुध्रुवीय विश्व की ओर कदम बढ़ाना। ठीक है, दूसरा है सोवियत राजनीतिक, यहाँ पे सेंटेंस प्रणाली रहेगा, प्रणाली। ठीक है, प्रणाली में परिवर्तन करना। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दक्षिण एशिया के 2 देशों का नाम लिखिए। तो आप हेडिंग बना लीजिए, दक्षिण एशिया के 2 सदस्य देश का नाम श्रीलंका, मालदीव हो जाएगा। और अगर भारत के नीचे आप देखेंगे तो भारत के नीचे यहाँ पे श्रीलंका रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे इसके मालदीव रहेगा। तो इस प्रकार से 2 देश आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है कि साप्टा क्या है। तो साप्टा में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता उन 7 दक्षिण एशियाई देशों का समझौता है जिसके अंतर्गत सार्क का गठन किया गया है। सार्क एक जो है संगठन है जिसमें कई सारे देश आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में अगर जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस हो जाएगा आपका साउथ यानी दक्षिण, और ए से हो जाएगा आपका एशिया, एफ से हो जाएगा आपका फ्री यानी मुक्त, और टी से हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रेड, और ए से हो जाएगा एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में साप्टा के बारे में लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो कहा जाता है, इसे बोलते हैं नाटो। ठीक है, नाटो की स्थापना कब की गई थी और इसके कितने देश शामिल हैं। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ट्रिक सेम देखिए 44, यहाँ पे 4 अप्रैल का महीना होता तो 441949 1949 ऐसे आप याद करिए। इसको इंग्लिश में थोड़ा सा आसानी रहेगी।
डेट याद करने के बाद इसके आगे आप लिखेंगे वाशिंगटन अमेरिका में की गई थी। उसे उस समय जो है 12 सदस्य शामिल थे और उसके बाद जो है वर्तमान में कुल 32 सदस्य इसमें शामिल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य तथा 2 अस्थायी सदस्य देशों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले अस्थायी सदस्य की बात कर लेते हैं। अस्थायी सदस्य में 5 हैं और अस्थायी में 10 हैं। टोटल मिला के 15 सदस्य इसमें शामिल हैं। तो इसमें अस्थायी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसे यूएसए के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे ट्रिक ध्यान रखेंगे। एक ट्रिक है, यहाँ पे यूएसए है। ठीक है, यूएसए लिखा गया है, आप इसे ऊषा पढ़िए तो ऊषा पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊषा पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ऊषा, रुचि के यूके में फाड़ दी, यानी कापी किताब जो था वो फाड़ दी ही। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं फनी तरीके से कि यूएसए में रुचि का यूके में जो है किताब फाड़ दी है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊषा से क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और यहाँ पे जो रुचि लिखा गया है 2 शब्द इसमें है, आपका आर जो रू है वो रूस से हो जाएगा रूस और ची से हो जाएगा चीन, तो रुचि हो जाएगा। यहाँ पे का साइलेंट है, यूके में आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ठीक है, में साइलेंट है, फार यानी फ्रांस हो जाएगा। और इसके बाद जिस प्रकार से 5 नाम आप याद कर सकते हैं। अस्थायी सदस्य में भारत और नॉर्वे इसमें 2 नाम ले सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पे लघु उत्तरीय फर्स्ट की। अगर आप ये उत्तर लिखते हैं तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। बहुत लोग के मन में डाउट होता कि 5 नंबर वाला उत्तर कितना बड़ा लिखें, कितने शब्दों में लिखें, कितने पेज में लिखें। तो आपको बता दें कम से कम 1 पेज में आप तो आंसर देंगे ही देंगे और अधिक से अधिक 2 पेज में। ठीक है, तो 1 से 2 पेज में आपका ये 5 नंबर वाला कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी आतंकवाद के बारे में आपने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा। आतंकवाद ये विश्व की समस्या बन चुकी है, भारत की नहीं। भारत में ही आतंकवाद जो है अटैक नहीं करते हैं, विश्व में कई सारे देशों में भी कहीं न कहीं समस्या बनी हुई है। तो इसके प्रमुख कारण क्या है, क्यों आतंकवाद पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, इसका कारण आपको बताना है। आतंकवादी क्यों बनते हैं वो आपको बताना है। तो आइए जानते हैं एक एक करके कौन कौन से कारण है। उससे पहले आपको बता दें कि 5 नंबर का आपका ये प्रश्न है, तो 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख लिया है। इसी 5 पॉइंट को आप इंडिकेट करके लिख सकते हैं। अब एक तरीका मैं और आपको बता दे रहा हूँ, कम लिखिए लेकिन ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। ज़्यादा का मतलब पूरा 5 में 5 मिल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आतंकवाद के प्रमुख कारण क्या है, तो आप अपनी कॉपी में जो है इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट करिए। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाइए और बीच में यहाँ पे लिखिए आतंकवाद के प्रमुख कारण, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेंटेंस में जो है 5 पॉइंट जो है आप इस प्रकार से 5 डायग्राम जो है आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से बना लीजिए और बनाने के बाद जो है आप उसे प्रदर्शित करिए अच्छे से। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिए, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट, फिर यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा। फिर इसके बाद देखिए कितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे और ये आपका थोड़ा सा अलग दिखेगा। जब थोड़ा सा अलग दिखेगा तो नंबर भी थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। अलग करने का मतलब है कि कॉपी सबसे आपको अच्छी और अलग लिखनी है जिससे आपको बढ़िया नंबर मिले। तो ये पहला तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका कि आप इस फॉर्म में ऐसे पूरा हेडिंग पहले उतार लीजिए, फिर एक एक करके आप जो है उसको एक्सप्लेन करते चले जाइए। जैसे यहाँ पे क्या कारण है, तो देखिए पहला कारण यहाँ पे आप लिखेंगे राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब इसमें लिखेंगे आप लोग कि जो कोई भी देश है उस देश में राजनीतिक में कहीं की बदलाव देखने को मिलते हैं। सरकार आती रहती है, सरकार जाती रहती है, यानी बदलाव होते रहते हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण लोग समझते हैं कि सरकार बदल जाएगी 5 साल बाद, तो फिर क्या करेंगे, जो दूसरी सरकार आ जाएगी तो उतना ध्यान नहीं देगी, फिर या तीसरी सरकार आ जाएगी तो उतना ध्यान नहीं देगी। तो अलग अलग जो सरकारें चेंज होती रहती हैं उसके कारण जो है यहाँ पे आतंकवादी का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। तो आप इसके बारे में ऐसे सेंटेंस अपने सोच के बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धार्मिक कट्टरता में लिखेंगे। धार्मिक कट्टरता में कि लोग अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने की कोशिश करते हैं और धर्म की प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं, तो कहीं न कहीं दूसरे धर्म को नीचा दिखा देते हैं, जिसके कारण वो आतंकवादी का जो है खतरा माना जाता है। ठीक है, आगे आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब ये है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। जो गरीब बेचारे हैं वो अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करते रहते हैं, तो कहीं न कहीं वो
आतंकवादी का सहारा ले लेते हैं। आगे यहाँ पे शिक्षा की कमी बहुत बड़ी कमी मानी जाती है आतंकवादी बनाने में। कहीं कहीं जब पढ़े लिखे नहीं होते हैं बच्चे तो उनको क्या करते हैं, बहला फुसला कर उनको झूठी झूठी बातें या झूठी झूठी ऐसी वीडियो दिखाकर कि आपके धर्म के साथ, आपकी जाति के साथ, आपके मजहब के साथ में खेला जा रहा है, तो उनको भड़काकर आपको कहीं न कहीं वो आतंकवादी के श्रेणी में लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला है सोशल मीडिया और तकनीकी मदद। आतंकवादी में सबसे बड़ा कारण माना जाता है सोशल मीडिया और तकनीकी, क्योंकि आज के दिन में हर चीज़ वायरल हो जाती है, हर चीज़ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अच्छी से अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये कहीं न कहीं आतंकवादी का कारण माना जाता है। तो कुछ 5 पॉइंट हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो बढ़िया अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं। इन्हें दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं उनमें द्विपक्षीय संबंध का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक देश ए है, कोई एक देश बी है। अब ये दोनों देश आपस में कोई संबंध बनाते हैं, जैसे राजनीति में या फिर जो है निर्यात में, आयात में या फिर व्यापार में या किसी भी चीज़ में अपना संबंध बनाते हैं, तो उसे हम द्विपक्षीय संबंध कहते हैं। अब इसमें कोई तीसरी शक्ति यानी तीसरी कोई देश आके इसमें हस्तक्षेप करे तो कहीं कहीं देश प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे मान लो सिंपल भाषाओं को समझने के प्रयास करते हैं। मान लो यहाँ पे एक लड़का है, एक लड़की है, मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है अपने आप में। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर मान लेते हैं कि उसके बीच में तीसरा कोई लड़का आ जाए और इनको डिस्टर्ब करे, ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर ये तीसरा लड़का इसमें हस्तक्षेप करेगा तो ये दोनों प्रभावित होंगे कि नहीं, बिल्कुल प्रभावित होंगे। तो जाहिर सी बात वही कि दक्षिण एशिया में जितने देश आते हैं उनमें अगर कोई बाहरी जो शक्ति है, बाहरी शक्ति मतलब बाहरी देश अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। दक्षिण एशिया में संबंध जो है उसके बाहरी शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे अमेरिका है, चीन है। अमेरिका और चीन दक्षिण एशिया में नहीं आते हैं, भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया में आते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में अब कोई तीसरी शक्ति आके हस्तक्षेप करेगा तो भारत और पाकिस्तान का व्यापार भी प्रभावित होगा, रिश्ता भी प्रभावित होगा, अन्य चीज़ें भी प्रभावित होंगी। तो बस यही आपको लिखना है। ठीक है, आगे इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, आर्थिक निवेश और सहायता। जैसे चीन है, चीन का भारत में, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक निवेश होता है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है चीन पाकिस्तान का। तो इससे कहीं न कहीं इस पे जो है हस्तक्षेप होता है और इससे प्रभावित होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे सैन्य सहयोग। अमेरिका का भारत के साथ सैन्य सहयोग जो है, चीन और पाकिस्तान को समर्थन करना, इस प्रकार से कहीं प्रभाव पड़ता है। चीन जो है पाकिस्तान का समर्थन करता है, उधर अमेरिका भारत के सैन्य शक्ति से जो है सहयोग करता है। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे इसमें चौथा पॉइंट रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर का मुद्दा पर जो है बाहरी हस्तक्षेप करना, ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें मुद्दा दो देशों के बीच में है, कश्मीर मुद्दा जो भारत पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन इसमें तीसरा कोई हस्तक्षेप करता है तो कहीं न कहीं उससे प्रभाव जरूर पड़ता है। पांचवा पॉइंट इसमें है आंतरिक मुद्दे में हस्तक्षेप। आंतरिक मुद्दे का हस्तक्षेप का मतलब ये है जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, भारत में है, इस सब का चीन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सब देश जो है आते हैं दक्षिण एशिया में और चीन का जो है प्रभाव इन देशों पर पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि तीसरा जब कोई आता है तो प्रभाव जरूर पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों की अवधारणा की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ लेगा। साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए इसको फटाफट देख लेते हैं। जैसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां जो है ये अवधारणा, ये हेडिंग हो जाएगा। क्या इसकी जिम्मेदारी है तो आप पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे साझी जिम्मेवारी या साझी जिम्मेदारी आप हेडिंग बना लेंगे और इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे।
पृथ्वी पर सभी देश पर्यावरण संरक्षण के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि पर्यावरण समस्याएं, जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। दुनिया में बहुत सारे देश हैं और उन देशों का जो योगदान होता है वो कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको स्वच्छ बनाया जा सके, जिससे जलवायु परिवर्तन ना हो और जो वातावरण चेंज होता है, कहीं की प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, वो सारी समस्याएं उत्पन्न ना हो। ठीक है, आगे यहाँ पे एक पॉइंट उदाहरण में ले सकते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस है, इसको कम करना है तो पूरे देश को इसमें आगे आकर मदद करनी होगी और सपोर्ट करना होगा, तभी ग्रीन हाउस गैस को कम किया जा सकता है। आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां। सभी देशों को जिम्मेदारियां उनकी आर्थिक स्थिति और ऐतिहासिक प्रदूषण के आधार पर जो है अलग अलग होनी चाहिए। यानी जैसा जो प्रदूषण करेगा, जैसा जिसकी उत्पादन क्षमता होगी, उसी प्रकार से वो अपना योगदान देगा। अगले पॉइंट में लिख सकते हैं कि विकसित देश अधिक जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने औद्योगिक विकास के दौरान ज़्यादा प्रदूषण किए हैं। इसमें जिम्मेदार किसको ठहराया गया है? विकसित देश में, क्योंकि ये विकसित देश तब विकसित हुए हैं जब इन्होंने भरपूर रूप से औद्योगिकरण किया है और एनवायरनमेंट को उपयोग किया है। ठीक है, आगे इसमें देखिए, विकासशील देश और गरीब देश का विकास के लिए जो है समय संसाधन की जरूरत है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी कम है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो विकसित देश की जिम्मेदारी ज़्यादा है, जो विकासशील उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी कम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24 है कि किन्हीं दो उदाहरण के माध्यम से पर्यावरण के मसले पर भारत के पक्ष को स्पष्ट कीजिए, अथवा करके पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के मामले में भारत को जो पक्ष है उसको स्पष्ट कीजिए। यानी पर्यावरण के बारे में भारत कैसा अपना पक्ष रखता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग भारत का पक्ष, इसमें लिखेंगे विकसित देशों की ज़्यादा जिम्मेदारी इसमें बनती है। यानी विकसित देशों ने पहले ज़्यादा प्रदूषण किया है, इसलिए उन्हें ऐसे कम करने का सबसे बड़ा योगदान देना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें है कि गरीबी और विकासशील देशों के विकास के लिए समय और संसाधन भी मिलना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे क्योंकि जो दो एग्जाम्पल पूछा गया है तो उसमें देख लीजिए, पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था। इसमें भारत ने कहा है 2030 तक वह अपने 40% नवीकरणीय स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से जो है वो बना लेगा। तो 2030 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट इसमें है पेड़ लगाने और हरित क्षेत्र को बढ़ाने में वादा भी किया गया है। तो इस प्रकार से कुछ वादे हैं जिसे निभाना है। आगे इसमें है नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये जो है भारत ने 2015 में फ्रांस के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की थी इस योजना की, और इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता और सुलभ बनाने का जो है निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार से पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थायी स्थापना में बाधकों के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कहने का मतलब कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है वो क्या क्या बाधक है उसके कारण बता दीजिए। ठीक है, अगला है पाकिस्तान की लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना में कई सारी कठिनाइयां हैं, जैसे सैन्य हस्तक्षेप, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरता, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी, कमजोर न्याय प्रणाली, और फिर इसके बाद आर्थिक समस्या। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको आपको अपनी कॉपी में प्रेजेंट करना है। इसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट और लिखना चाहते लिख सकते हैं, शिक्षा की कमी, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव भी देखने को मिलता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या कारण है, ये आपको इसमें उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे श्रीलंका में जातीय संघर्ष के प्रमुख कारण, और इसके में जो है इसके बारे में लिखेंगे कि सिंहली और तमिल के बीच भाषा विवाद के कारण जो है जातीय संघर्ष हुआ है। नेक्स्ट, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद। धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद में इसमें लिखेंगे धर्म और अपनी संस्कृति के अनुसार जो है यहाँ पे मतभेद देखने को मिला, जिसके कारण जातीय संघर्ष हुआ। राजनीतिक भेदभाव, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो तमिलों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिसके कारण यहाँ पे जातीय संघर्ष उत्पन्न हुआ।
अगला पॉइंट इसमें है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब ये है कि जहां श्रीलंका में सिंहली समुदाय को सारी सुविधाएं दी जा रही थी, वही तमिलों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो ये जो आपसी में मतभेद हो रहे थे वो इसी कारण हो रहे थे, जातीय संघर्ष इसी कारण हो रहे थे कि एक को तो अच्छी सुविधा मिल रही थी जो सिंहली समुदाय थे, लेकिन भारतीय तमिलों के साथ दुर्व्यवहार किए जा रहे थे, जिसके कारण ये संघर्ष का कारण माना जाता है। ठीक है, तो आर्थिक असमानता में इस प्रकार से 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं। इसके बाद तमिलों की अपनी अलग पहचान मांगती थी इन्होंने, लेकिन इनकी मांग ठुकरा दी गई। ठीक है, आगे यहाँ पे है विद्रोही संगठनों का गठन किया गया, यानी जो विद्रोही संगठन थे वो गठन हुए, वो संगठन सामने आए और उन संगठनों के कारण यहाँ पे जातीय संघर्ष जो वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन शुरुआत होता है लघु उत्तरीय सेकंड की। आपको इसके लिए 6 नंबर मिलेंगे। आपको कम से कम इसको 2 पेज में तो पूरा कंप्लीट आंसर देना ही देना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लोकतंत्र क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, संघवाद को परिभाषित कीजिए, परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख जो है तत्वों का उल्लेख कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे लोकतंत्र क्या है और इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो लोकतंत्र की परिभाषा में लिखेंगे लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है। अर्थात सत्ता जो होती है वो जनता के हाथ में होने का मतलब कि जनता ही सरकार चुनती है। जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव अपने द्वारा करती है और वही सरकार चलाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि जनता ही क्या है, जनता ही सब कुछ है जो सरकार चुनती है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे है अब्राहम लिंकन के अनुसार छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए लोकतंत्र कहलाता है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा है। ठीक है, काफ़ी फेमस परिभाषा है उनकी। आगे यहाँ पे लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण के बारे में लिखेंगे कि लोकतंत्र में नियमित और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है, तीसरा पॉइंट। कानून सबके लिए क्या है, समान है, चौथा पॉइंट। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी का मतलब है कि सरकार जनता के लिए काम करती है और जवाब देती है कि आपके लिए इतना काम किया गया है। बोलने और सीखने की या फिर लिखने की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र हमें देता है। तो कुछ ये सिंपल नॉर्मल पॉइंट हैं जिससे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघवाद की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो संघवाद की परिभाषा से में लिखेंगे संघवाद वह व्यवस्था है जिसमें देश की सत्ता केंद्र और राज्यों में बटी होती है। तो आप इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे केंद्र है, केंद्र प्लस राज्य बराबर क्या हो जाएगा, संघवाद हो जाएगा। तो आप इसको डायग्राम में ऐसे जो है फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, भारत एक संघवाद देश है। अब इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से, तो उसमें लिखेंगे 2 या 2 से अधिक स्तरों पर जब सरकारें बटी होती हैं तो यहाँ पे संघवाद होता है। अगर तत्व की जगह विशेषता पूछ ले तब भी यही आंसर होगा। नेक्स्ट है शक्तियों का संविधान में स्पष्ट रूप से बंटवारा होता है और केंद्र राज्य स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करते हैं। संविधान इसमें सर्वोच्च होता है, संविधान जो है केंद्र और राज्य से भी सर्वोच्च होता है। न्यायालय जो होते हैं वो विवादों का समाधान करते हैं, ऐसा संघवाद में है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो संविधान की प्रमुख विशेषताओं में पहला जो सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत का संविधान लिखित संविधान है। आप इसमें 2 लाइन लिख सकते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें सभी नियम लिखे हुए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट मौलिक अधिकार। संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है, जैसे कि यहाँ पे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ऐसे बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। ये जो अधिकार है नागरिकों की रक्षा करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जो राजनीतिक दल हैं यानी जो राजनीतिक पार्टी हैं उन पार्टियों का महत्व क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसका अर्थ देख लीजिए। राजनीतिक दल वह संगठन होता है जो चुनाव लड़ता है और सरकार बनाने का प्रयास करता है, लेकिन सभी राजनीतिक दल सरकार में नहीं आते हैं, यानी सरकार नहीं बना पाते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि राजनीतिक दलों का महत्व क्या है। तो आप इसमें हेडिंग बना के लिखेंगे जनता और सरकार के बीच कड़ी जो है बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे जनता है, ठीक है, और यहाँ पे सरकार है।
तो बीच में एक कड़ी का काम करते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं, और उस कड़ी का नाम है राजनीतिक दल। तो बीच में यहाँ पे एक पुल का काम करते हैं या फिर एक कड़ी का काम करते हैं जो आपस में इसको जोड़ने का काम करते हैं जनता और सरकार को। ठीक है, आगे इसमें दूसरा पॉइंट है कि चुनाव में उम्मीदवार खड़े होते हैं, जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनके उम्मीदवार जो होते हैं वो खड़े होते हैं और चुनाव लड़ते हैं। सरकार बनाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, अगला है जनता की समस्या सुनकर सरकार तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इनका काफ़ी योगदान होता है। तो आप इस प्रकार से अपने सेंटेंस में पॉइंट को लिख सकते हैं। इसके बाद तो आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आपको यहाँ पे कम से कम 3 पेज में तो लिखना ही होगा, और यहाँ पे 8 अंक आपको प्राप्त होंगे। जैसे क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच में आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस यानी सार्क की भूमिका क्या है, और उसकी सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ऐसा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो लंबा चौड़ा आपको उत्तर भी लिखना होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो अथवा करके उसके नीचे क्वेश्चन और मिलेगा, आप उसे भी कर सकते हो। जैसे कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, भौतिक और मानव निर्मित पर्यावरण के तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। तो देखिए, दक्षिण एशियाई देशों में जो आर्थिक सहयोग है उसमें सार्क की क्या भूमिका है ये आपको बताना है। तो पहले इसकी भूमिका में उपलब्धियां लिखेंगे, जैसे कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। क्या क्या उसमें प्रमुख भूमिका है, किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसमें लिखेंगे सदस्य देशों के बीच में व्यापार बढ़ावा देना। दूसरा है सार्क, यानी जो सार्क संगठन है उसमें मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है उन्हें साफ्टा की शुरुआत करना। तीसरा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि में सहायता करना या सहयोग बढ़ावा देना। गरीबी हटाने के लिए संयुक्त योजनाएं बनाना और सांस्कृतिक आदान प्रदान का बढ़ावा देना। इस प्रकार से पॉइंट लिख सकते हैं। और इसकी कुछ सीमाएं हैं यानी कुछ कमियां हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण ये जो है काम प्रभावित होता है। राजनीतिक मतभेद भी कहीं के अधिक देखने को मिलते हैं। निर्णय को लागू करने भी कमजोरी देखने को मिलती है। व्यापार भी जो है वो क्या होते हैं, सीमित होती है। और आपसी जो विश्वास होता है वो कमी देखने को मिलती है। इस प्रकार से आप यहाँ पे ले सकते हैं, अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ लिखेंगे। पर्यावरण वह सब कुछ जो हमें चारों ओर से घिरता है और हमारे जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे वायु, जल, पेड़ पौधे, भवन, सड़क, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। आगे इसमें लिखेंगे भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में लिखेंगे जो फिजिकल यानी जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है उसे हम भौतिक पर्यावरण कहेंगे। जैसे पर्वत, नदी, जंगल, समुद्र, मौसम। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप डिटेल में लिख देंगे तो आपका पूरा व्याख्या हो जाएगा। फिर मानव द्वारा भी कुछ निर्मित पर्यावरण है, जैसे कि मकान है, सड़क है, पुल है, कारखाने हैं, बांध हैं, ये सब जो है मानव द्वारा निर्मित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है विश्व राजनीति में संसाधनों को लेकर राष्ट्रों में जो तनाव है वो क्यों है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, तनाव में सबसे पहले यहाँ भूमिका थोड़ा सा लिख सकते हैं। जैसे कि आज विश्व में प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, लेकिन उनकी मांग धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। इसीलिए देशों में क्या है, प्रतिस्पर्धा और यानी कंपटीशन हो रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है तनाव के, तो यहाँ पे लिखेंगे तेल और गैस को लेकर विवाद होते रहते हैं हमेशा। जल संसाधन पर संघर्ष होते रहते हैं। खनिज पदार्थों की होड़ लगी हुई है। हर देश अपने आप में खनिज संसाधन संपन्न होना चाहता है। भूमि और समुद्री जो सीमा विवाद होते रहते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और ऊर्जा संसाधनों की कमी भी हमें देखने को मिलती है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बना के लिख देंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर बात कर ले तो यहाँ पे मध्य एशिया और मध्य पूर्व में तेल विवाद चलता रहता है। नील नदी को लेकर अफ्रीकी देश में तनाव उत्पन्न होते रहते हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद भी कई बार देखने को मिलते हैं ऐसे। अगला प्रश्न अथवा करके दिया है शाहबानो केस और अयोध्या विवाद के बारे में आपको बताना है। तो पहले शाहबानो केस क्या है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। 1985 में ये केस हुआ था। शाहबानो केस महिला मुस्लिम के भरण पोषण से जुड़ा मामला था। तो ये पता चल गया कि शाहबानो केस क्या है। आगे इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन राजनीतिक दबाव में सरकार ने कानून बदल दिया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे इसमें अयोध्या विवाद क्या है। अयोध्या में राम मंदिर जो राम जन्मभूमि है, बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद है।
लंबे समय तक चला और 1992 में इसका ढांचा गिराया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण का फैसला इसमें दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस ले सकते हैं। इसके बाद प्रभाव क्या रहा, तो सांप्रदायिक राजनीतिक का बढ़ावा मिला, समाज में तनाव बढ़ा और धार्मिक जो धर्म आधारित राजनीति थी वो काफ़ी मजबूत हुई, ऐसा चीज़ वहाँ पे देखने को मिला। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आप इन्हें एक बार जरूर से जरूर तैयार कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।